नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि व्यावसायिक संदेशवाहन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। एक अच्छे संदेशवाहन की अनिवार्यताओं का भी वर्णन कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, व्यावसायिक संदेशवाहन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। एक अच्छे संदेशवाहन की अनिवार्यताओं का भी वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो आइए, किसी भी कार्य को करने में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध स्वरूप को प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। संदेशवाहन की प्रक्रिया संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रवाहित होती है। संदेशवाहन प्रक्रिया में कुछ तत्व समान रूप से सम्मिलित होते हैं जो कि उसे एक समूह प्रदान करते हैं। संदेशवाहन की प्रक्रिया को निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। इसको हमने एक चित्र के रूप में दर्शाया है। यह व्यावसायिक संदेशवाहन की प्रक्रिया का चित्र है। इसको एक कॉपी पर बना लीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विस्तार में पढ़ने से पहले इसको हम संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, तो चलिए। संप्रेषण प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब प्रेषक किसी दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले विचार या संदेश के बारे में सोचता है। तब प्रेषक संदेश को संदेशबद्ध करता है, यानी अपने शब्दों में उस बात को पिरोता है। संदेशबद्धता के बाद प्रेषक विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके संदेश को भेजता है। ठीक है। प्रेषण के बाद संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। प्राप्तकर्ता संदेश को समझने के लिए संदेश वाचन करता है और प्रेषक को अपनी प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है। जब प्रेषक के पास प्रतिपुष्टि पहुंच जाती है, केवल तभी संप्रेषण प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें कि जब प्रेषक के पास प्रतिपुष्टि पहुंच जाती है, जिसने संदेश को भेजा है उसको उस संदेश का उत्तर मिल जाता है, तब संदेश की प्रक्रिया समाप्त होती है। प्रतिपुष्टि मतलब होता है उस संदेश का जवाब। ठीक है। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। प्रेषक के साथ आरंभ होती है और प्रेषक के साथ ही समाप्त होती है। अब हमने जो चित्र बनाया था, अब हम उस चित्र के भागों को विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला था उसमें प्रेषक, यानी प्रेषक एक व्यक्ति होता है जो संदेश भेजता है। संप्रेषण प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब प्रेषक के दिमाग में कोई विचार उत्पन्न होता है या आता है। ठीक है। फिर दूसरा था उसमें संदेश, यानी संदेश जो है सुझाव की वह विषय सामग्री है जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता के साथ बांटना चाहता है, उसे संदेश कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा था संदेशबद्धता, यानी प्राप्तकर्ता प्रेषक के दिमाग को नहीं पढ़ सकता। ठीक है। इसलिए प्रेषक विचार को भाषा तथा चित्रों या संकेत या चिन्हों के माध्यम से परिवर्तित करता है। ठीक है। इसे ही संदेशबद्धता कहते हैं। फिर चौथा था माध्यम, वह साधन जिसके द्वारा संदेशबद्ध संदेश को प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। जो प्रेषक ने संदेश या भेजा है उसको किसी भी माध्यम से प्राप्तकर्ता के पास, जिसके माध्यम से भेजा जाता है, उसको माध्यम कहते हैं। प्रेषण के सामान्य ढंग जो माध्यम है वो हैं फोन, पत्र, इंटरनेट के द्वारा संदेश को भेजना या मैसेज के द्वारा संदेश को भेजना इत्यादि। ठीक है। अब पांचवा जो है वो है संदेश वाचन, यानी संदेशबद्ध संदेश को भाषा में परिवर्तित करना तथा संदेश को समझना है। संदेश वाचन किसे कहते हैं? संदेश को भाषा में, अपनी लैंग्वेज में परिवर्तित करना और उस संदेश को समझना संदेश वाचन कहलाता है। ठीक है। छठा प्राप्तकर्ता, यानी प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जो संदेश को प्राप्त करता है तथा संदेश को समझता है। ठीक है। अब बात करते हैं सातवें पॉइंट की, यानी प्रतिपुष्टि। संदेश को समझने के पश्चात प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रेषक को भेजता है, यानी अपना उत्तर जिसने संदेश को भेजा है उसको भेजता है। जब वह प्रक्रिया प्रेषक तक पहुंचती है, यानी उसका उत्तर प्रेषक तक पहुंचता है, केवल तभी संप्रेषण प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है। उसके बाद आता है शोर। एक पॉइंट था बॉक्स में बना हुआ, शोर। शोर एक ऐसा तत्व है जिसका परिणाम
सूचना के प्रवाह में अवरोध, उपद्रव या हस्तक्षेप होता है, यानी सूचना के प्रवाह में टांग अड़ाना होता है। शोर के कारण संदेश प्राप्तकर्ता को नहीं भेजा जा सकता है और प्राप्तकर्ता उसी ढंग से संदेश को समझने के योग्य नहीं होता जिसकी आशा प्रेषक ने की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संप्रेषण के आवश्यक तत्वों के बारे में। संप्रेषण का आवश्यक तत्व है जो पहला, वह यह है, संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजे जाने वाले विचार, तथ्य, भावनाएं एवं चिन्ह तथा चित्र और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, संप्रेषण संदेश में बोधता एवं आवश्यक भाग होता है, जैसे विचार और मत आदि। ठीक है। चौथा, संप्रेषण इच्छित एवं अनिच्छित हो सकता है। पांचवा, किसी तथ्य का बोध होना अथवा उसे व्यक्त करना संप्रेषण का उद्देश्य होता है। छठा, संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें भेजने वाला प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, यानी उसका उत्तर प्राप्त करता है। सातवां, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें विधि एवं विकास होता है। ठीक है। छठा, यह व्यवस्थित होता है, प्रक्रिया में सभी तत्व अन्य तत्वों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।